मैं डॉक्टर संजय आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा ये कहा जा रहा है कि आप अपने को पूरी पिक्चर शायद दिख नहीं रही है। कल मैंने इसको ठीक से पढ़ा, कई जगह ये कहना है कि किरण रिजिजू साहब को जो शिफ्ट किया गया है, और भाई ये तो इस सरकार का मोटो ही है कि आपदा में अफसर, तो जो आपदा आई है उसमें एक अफसर भी है, और वो थोड़ा अभी और रिसर्च की बात है, लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि उनको अर्थ साइंस डिपार्टमेंट दिया गया है। अर्थ साइंस डिपार्टमेंट के अंडर में एक कंपनी आती है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, और ये रेयर अर्थ जो है वो आप जैसे जानते हैं एटॉमिक कमीशन ऑफ इंडिया के तहत आती है, और ये जैसे सोलर और ये जो सोलर व्हीकल हैं, मोबाइल फोन है, इन सब में इस रेयर अर्थ का उपयोग होता है। दुनिया के हम पांचवें देश हैं इन ऑर्डर ऑफ जिनके यहाँ रेयर अर्थ का डिपॉजिट है। एक नंबर पे चाइना है, 2 नंबर पे वियतनाम, 3 नंबर पे ब्राजील, 4 नंबर पे रशिया और 5 नंबर पे हम। और ये एक महंगी चीज है। इसकी माइनिंग अभी तक इंडियन रेयर अर्थ के करती थी, जो 1% ही करती थी, बाकी हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ऐसा भी मानना है कि अब पिछले वर्ष सीआईआई ने एक मांग की थी कि ये भाई पब्लिक सेक्टर नहीं, इसको प्राइवेट सेक्टर को भी देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा करेगा। तो मैंने कल भी एक चैनल पे कहीं कहा था, जैसे हिंदुस्तान में एक ऐड आता है कि ठंडा मतलब कोका कोला, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी है, आज की तारीख में और कोई नहीं है। उद्योगपति मतलब एक ही उद्योगपति। उन भाई साहब ने ऑलरेडी एक कंपनी अपनी रजिस्टर कर रखी है इस तरह के कामों के लिए, और अब मांग ये हो रही है कि इसको प्राइवेट हाथों में ये रेयर अर्थ की माइनिंग को दे दिया जाए। इसकी काफी संभावना है कि आने वाले 2-4-6 महीने के अंदर इस माइनिंग का काम, रेयर अर्थ की माइनिंग का काम उस कंपनी को दे दिया जाए। क्या ये जब किरण रिजिजू साहब को हटाया गया, और ये हटाया गया, इसमें कहीं कोई दो वो नहीं है, तो हटाने से पहले कुछ इस तरह की भी बात होने की संभावना है, या जैसा लोगों का कहना है कि नहीं वो बहुत अजीब तरह के बयान दे रहे थे, पुराने जजों को एंटी नेशनल बता रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट और हर कोर्ट पे वो एक उनका ऑब्जेक्शन था, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे जुडिशरी के लिए, तो उसको पैचअप करने के लिए ये किया गया। आपको क्या लगता है किरण रिजिजू जी का ये सब, और विथ अजय मिश्रा जी का जो अभी हुआ है, उसको सबको मद्देनजर रखते हुए? आनंद जी नमस्कार। देखिए, किरण रिजिजू जी का जो मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया और कानून मंत्री से हटाकर उनको दूसरा विभाग दिया गया, तो देखिए भारत के संविधान में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि वो किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देते हैं। तो ये तो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जो बात आपने कही कि रेयर अर्थ का जो डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है और एक प्राइवेट कंपनी को देने की बात है, तो ये कहीं ना कहीं आप पॉलिसी लेवल की बात कर रहे हैं कि सरकार की जो पॉलिसी है, और लगातार इस बात को देखिए, और इसमें बिल्कुल साफ साफ कहने की बात है कि अडानी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको भारत में सबसे ज्यादा योग्य पाया जा रहा है, और वो हर प्रकार के काम करने के योग्य हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर उनको यह चीज मिल जाती है, ठेका मिल जाता, खनन का मिल जाता, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। लेकिन ये पॉलिसी लेवल की बात है। लेकिन मैं आज बात कुछ दूसरी कहना चाहता हूं। 1965 में एक बड़े विचारक हुए पॉलिटिक्स में, लुसियन पाई, उन्होंने 6 वॉल्यूम में निकाली थी किताब पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और उन्होंने यह कहा, जिसको जेएस कोलमैन ने कहा था पॉलिटिकल सिंड्रोम के तौर पर कहा था, लुसियन पाई ने यह कहा कि ये जो नए जो राज्य पैदा हुए हैं, जो सामने आए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आखिर इनको हम कैसे समझेंगे कि वेयर दे आर स्टैंडिंग इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। बाद में उन्होंने ये कहा था कि जो कल्चरल डिफ्यूजन का जो मामला होता है, वह एक प्रकार से पॉलिटिकल डेवलपमेंट का सबसे मेन मुद्दा होता है, जो कि 3 लेवल पे नजर आता है। जो पहला लेवल होता है वह है पॉपुलेशन का लेवल होता है,
दूसरा गवर्नमेंट का लेवल होता है और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है। उनका स्पष्ट ये कहना था कि मैक्सिमम पॉपुलेशन की मैक्सिमम संख्या जब डिसीजन मेकिंग में शामिल होती है तो इसका मतलब है कि दैट पर्टिकुलर कंट्री इज इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एक तो यह है, और दूसरा जो सबसे ज्यादा मौजू है कि गवर्नमेंट अपने पॉलिसी लेवल पे कहां तक ट्रांसपेरेंट है और किस प्रकार से चीजों को बना रही है। मुझे लगता है कि आज पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से भारत में निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया बढ़ी है और जिस प्रकार से सरकारी नौकरी की संख्या कमी हुई है, एंटरप्रेन्योर कम हो रहे हैं, कुछ एक दो औद्योगिक घराने को छोड़ दिया जाए तो केवल उन्हीं की संपत्ति बढ़ रही है। स्वाभाविक सी बात है कि भारत में असमानता बहुत तेजी से बढ़ रही है और मुझे लगता है कि भारत में विपक्षी दलों को इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि सरकार जिस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है, जिस इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है, ये आसन्न खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे भारत में आय की असमानता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो कि आने वाले समय में बहुत ही गंभीर परिणाम इसके होंगे। और अभी हाल में भी 6 महीना पहले ही की स्टडी हुई थी कि भारत में केवल 1% लोगों के पास लगभग 40% के संसाधन है। ये किस प्रकार का विकास है? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो ये तो विकास नहीं है, ये हम विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बिंदु हो सकता है कि पूरे चर्चा का, जिसपे सारे देश को सोचना चाहिए, विपक्षी दलों को सोचना चाहिए। और इस चीज को लुसियन पाई ने 3 लेवल पे रेखांकित किया था कि इक्वालिटी के लेवल पे, कैपेसिटी के लेवल पे और डिफरेंशिएशन के लेवल पे ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत में इक्वालिटी नहीं बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। और कैपेसिटी में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि भारत में जो भी दो संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, वो सारी की सारी कैपेसिटी कुछ हाथों में सिमटते चली जा रही है और एक बहुत बड़ा वर्ग जो वह संसाधन विहीन हो रहा है और वह कुछ कर पाने में अक्षम है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरा जो आता है वह है डिफरेंशिएशन। यह माना जाता है कि कोई भी देश और कोई भी समाज जब आगे बढ़ता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के प्लेटर पे आगे बढ़ता है, तो वहां पे स्पेशलाइज्ड प्रकार से चीजें आगे बढ़ती है। भारत में हो रहा उल्टा है। अगर आप आज के न्याय की बात करें, आज जो जजमेंट आया है, तो इससे ऐसा लगता नहीं है कि भारत में हालांकि एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ऊपर से लेकर नीचे तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, लेकिन जिस प्रकार से वो जो बात कही गई है कि पिछले 23 वर्षों में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली जो बात कही गई है, निश्चित तौर पर आज मुझे लग रहा है कि चलिए ठीक है, हमारे गृह राज्य मंत्री जी निर्दोष हैं। सवाल उठता है कि ये जजमेंट पहले क्यों नहीं आया? ये चीज पहले आ गया होता, जो पीड़ित पक्ष जो लगातार बार बार यह आरोप लगा रहा है, उसको भी इस बात की तस्दीक हो जाती, उसको तसल्ली हो जाती कि नहीं, गृह राज्य मंत्री का दोष नहीं है, दोष उन्हीं का है, तो इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ते। लेकिन 23 साल बाद जो न्याय मिलता है वो भी इस प्रकार से फ्रैक्चर्ड न्याय मिलता है। और मुझे भी बिल्कुल हाल में भी जो 2 निर्णय आए थे, एक ही दिन आए थे, जिसमें राहुल गांधी को लेकर आया था गुजरात हाईकोर्ट का, और दूसरा आया था जो अभी दंगों को लेकर जो आया था, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि आनंद जी, भारत में न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक सुधार की तरफ भी कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, इस पे भी गहरे चिंतन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो केवल शब्दों में नहीं, उसके पूरे कार्य पद्धति में ये चीज नजर आनी चाहिए। थैंक यू आनंद जी।